दो जेठानियों ने दिया काली देवरानी को धोखा। पार्वती ने अभी अभी अपने बेटे विराट की शादी की थी और वह शादी करवाकर अपनी बहू को अपने बेटे के साथ घर ले आती है, जहां वह उसका गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। पार्वती के कहने पर अनुष्का विराट के साथ घर के अंदर चली आती है, जहां पार्वती उसे बैठने के लिए कहती है। बैठ जाओ बहू, कुछ ही देर में तुम्हारी रसोई की रस्म होनी बाकी है। माँ जी, मैं थोड़ी थक गई थी, क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? अनुष्का की ये बात सुनते ही पार्वती गुस्से में कहती है, मैंने कह दिया ना, तुम्हारी अभी रसोई की रस्म होनी है, इसलिए तुम्हें यहीं बैठना होगा। कमरे में तुम सारी रस्म खत्म होने के बाद ही जा सकती हो। पार्वती के कहने पर बेचारी अनुष्का एकदम से घबरा जाती है। तभी वहां उसकी दो जेठानी आती हैं, जो कि बहुत सुंदर और गोरी होती हैं। अरे अनुष्का, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ, मुझे पता है, मजाक में बोल रही हो, क्योंकि तुम इतनी गोरी जो हो। पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों इतना काला बनाया है। अनुष्का रंग में सांवली थी, उसे अपना सांवला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं उसके मन में अपनी गोरी जेठानियों के रंग को लेकर बहुत कुछ था, लेकिन वह कभी उनसे कुछ कह नहीं पाती। कुछ ही देर में शिल्पा और मेघना उसे रसोई में ले जाती हैं। अच्छा बताओ, तुम क्या क्या बनाना चाहती हो? मैं और शिल्पा मिलकर हम दोनों ही तुम्हारी मदद करवा देंगे, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। मेरी यहाँ मदद करने के बाद माँ जी के सामने सारा क्रेडिट खुद ही ले जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि मैं उनकी मदद लूँ ही ना। क्या हुआ अनुष्का, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस ये कह रही थी कि शादी का माहौल है, इतने सारे मेहमान घर पर आए हुए हैं। जाइए, आप सभी के पास जाकर बैठ जाइए, मैं अपने आप सब कुछ बना लूंगी। अनुष्का के कहने पर उसकी दोनों जेठानियां बाहर हॉल में चली जाती हैं, जहां वह विराट के पास बैठकर उससे हंसी मजाक करने लगती हैं। अरे वाह, अब तो तुम्हारी शादी हो गई, कहीं अपनी भाभियों को भूल तो नहीं जाओगे? ये आप कैसी बातें कर रही हो? भाभी, पत्नी तो आ गई है, लेकिन भाभियों की बात अलग होती है। एक देवर अपनी भाभी को कभी नहीं भूल सकता। हाँ, बोलोगे भी कैसे? तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़कियां तो हम दोनों ही हैं। वह तीनों ऐसी बातें कर बहुत जोर जोर से हंस रही होती हैं, तो वहीं अनुष्का रसोई में ये सब झांक कर देख रही होती है और अपने मन ही मन सोचती है, पति मेरा है, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरी जेठानियों के साथ रहता है। अरे यहाँ आकर मेरी मदद भी तो करवा सकता था, इसी के चलते हमारा थोड़ा टाइम ही पास हो जाता। लेकिन नहीं, भाभीयों से फुर्सत मिले तो ना। अनुष्का सभी के लिए खाना बनाकर मेज पर लगा देती है। सबको खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाना खाने के बाद अनुष्का की सास पार्वती गुस्से से अनुष्का से कहती है, आज तो तुमने ऐसा खाना बना दिया है, लेकिन कल से ये सब नहीं चलेगा। किसी में मिर्च ज्यादा तो किसी में नमक ज्यादा, तो कोई ठीक से पकाया नहीं गया, किसी में तो कच्चे तेल की महक भी आ रही है। इसलिए अपनी दोनों जेठानियों से सीखो, उनसे पूछो कैसा खाना अच्छे से बनाया जाता है। जी माँ, जैसा आप कहो। अनुष्का के कहने के बाद पार्वती वहां से चली जाती है, लेकिन टेबल से मेघना और शिल्पा दोनों उठकर अनुष्का के पास आती हैं और उससे कहती हैं, माँ जी की बातों का बुरा मत मानना, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। शुरू शुरू में हम दोनों इस घर के अंदर आए थे तो माँ जी हमारे ऊपर भी इसी तरह हुक्म चलाया करती थी। वो दिन भी क्या दिन थे। दोनों जेठानियां हंस रही होती हैं कि तभी विराट कहता है, अरे वाह, तुम लोग हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। लाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच लेता हूँ। विराट अपनी पत्नी अनुष्का और उसके साथ उसकी दोनों जेठानियों की फोटो खींच देता है, जिसके बाद अनुष्का खुशी से फोटो देखती है, लेकिन देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। विराट जी ने मेरे दोनों जेठानियों को तो फोन में और भी ज्यादा गोरा कर दिया, और मेरे को देखो, मैं कितनी सांवली सी लग रही हूँ। शायद ऐसा विराट जी ने जानबूझकर किया होगा। अनुष्का को बहुत बुरा लगता है और वह बिना खाए अपने कमरे में पहुंच जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब कुछ दिन बीतने लगते हैं और हर रोजाना अनुष्का को छोटी मोटी बातों पर अपनी सास से डांट सुननी पड़ती है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बहू, ये सब क्या है? कोई काम तो ठीक से नहीं करती, जब देखो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ डूंगे पर हाथ रखकर घूमती रहती है। माँ जी, मैं तो बस, हर बार तेरा मैं तो बस यही चलता रहता है। अपनी जेठानियों से कुछ भी नहीं सीखती, जा जाकर काम कर। पार्वती की बात सुनकर अनुष्का वहां से रसोई की साफ सफाई के लिए जाने लगती है, लेकिन रसोई में उसकी दोनों जेठानियां होती हैं, जो आपस में उसके पति विराट के बारे में बातें कर रही होती हैं। अनुष्का ये सब बाहर ही खड़े होकर छुपकर सुनने लगती है। हम दोनों को विराट को कमरे में लेकर जाना होगा इस काम के लिए।
अरे बिना कमरे में ले जाए तो बात ही नहीं बनेगी, कमरे में ले जाएंगे तभी तो बात बनेगी। अगर हम दोनों एक साथ विराट के साथ अनुष्का के कमरे में गए तो अनुष्का को शक हो जाएगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, जैसे ही अनुष्का मुझे मिलेगी मैं उसको किसी न किसी काम में लगा दूंगी और उसके बाद हम दोनों विराट का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आएंगे। ये बोलने के बाद वो दोनों मुस्कुराने लगती हैं। तभी अनुष्का रसोई में आ जाती है। उसे देखते ही वो दोनों चुप हो जाती हैं, जिसके चलते मेघना अनुष्का से कहती है, अरे अनुष्का तुम आ गई, मुझे तुम्हारा इंतजार था। दरअसल हमें कुछ काम था, तो क्या तुम इस पालक को अच्छे से धोकर काट दोगी? आज हम पालक पनीर की सब्जी बनाने की सोच रहे थे। अनुष्का उन्हें काम करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद मेघना और शिल्पा दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अनुष्का अपने आप से कहती है, हो गया इनका ड्रामा, अब मैं इनको रंगे हाथ पकड़ूंगी। अरे इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती, ये दोनों मेरे पति के साथ गुल खिला रही हैं और ऊपर से इन्हें और कोई जगह नहीं मिली, इन्हें मेरा ही कमरा मिला। आज तो इनका पर्दाफाश मैं पूरे घर वालों के सामने करूंगी। जैसा कि शिल्पा और मेघना का प्लान था, वह विराट का हाथ पकड़कर उसी के कमरे में उसे ले जाती हैं। उनके जाने के ठीक थोड़ी ही देर बाद अनुष्का अपनी सास के साथ कमरे का दरवाजा खोलकर घुस जाती है। ये देखिए माँ कि यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, मैंने आपको कहा था ना मेरी जेठानियां ही मुझे धोखा दे रही हैं। अनुष्का के बोलते ही तभी उसकी दोनों जेठानी और पति जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। विराट अपनी पत्नी अनुष्का को गले से लगा लेता है। तभी अनुष्का विराट को धक्का मार कर कहती है, दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये नाटक मुझे पता नहीं चलेगा? अरे तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मेरी जेठानी ने तो और भी ज्यादा बड़ा धोखा दिया है। मुझे तुम तीनों मिलकर यहाँ रास लीला मना रहे हो और वहाँ मैं रसोई में काम कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये सब मेरे काले रंग की वजह से ही हो रहा है। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। अरे ये दोनों तो यहाँ तुम्हारे बर्थडे की डेकोरेशन के लिए आई हैं। अनुष्का ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हम अपने देवर के साथ? छी छी छी, ऐसा तो हम अपने दिमाग में कभी विचार भी नहीं ला सकते। और ऊपर से विराट हमारा देवर कम भाई ज्यादा है। और यही नहीं, तुम्हें भी हम अपनी बहन मानते हैं, तभी तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी भाभी के साथ, या फिर मैं तुम्हें धोखा दूंगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। आज तुम्हारा बर्थडे था तो बस हमने सोचा कि तुम्हें खुश करें। और रही बात तुम्हारे काले या सांवले रंग की, तो मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद हो। विराट की और अपनी जेठानियों की बात सुनने के बाद अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपनी दोनों जेठानियों और अपने पति से माफी मांगती है। अपने लोगों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। आप लोग तो मेरे ही बर्थडे की प्लानिंग बना रहे थे। जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर के सभी लोग अनुष्का को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अनुष्का इस घर में अपनी जेठानी और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। स्वाति अपनी माँ, 2 भाइयों और 2 भाभियों के साथ रहती थी। स्वाति की दोनों ही भाभियां उसे नापसंद करती थी क्योंकि स्वाति का रंग काला था। ए स्वाति, तूने अभी तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं बनाया? भाभी, मुझे दिव्या भाभी ने किसी दूसरे काम में लगा दिया था। काली मंडो, झूठ मत बोल, जा जल्दी से जाकर मेरा नाश्ता तैयार कर, वरना। भाभी, आपकी क्या दिक्कत है? मुझसे आपकी कौन सी दुश्मनी है? चल चल चुप कर, मुझे तेरे जैसे काले बामों के सवालों के जवाब नहीं देने हैं। दोनों में खिटपिट हो ही रही होती है कि तभी स्वाति की माँ उसके पास आती है। स्वाति बेटा, आज नहा धोकर तैयार रहना, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ, इस काली की शादी होना तो नामुमकिन है। मुझे तो यकीन है कि इसकी काली और भद्दी शक्ल देखकर ये वाला रिश्ता भी टूट जाएगा। किरण ऐसे बोलकर चली गई। स्वाति, तू इसकी बात पर ध्यान मत देना। मुझे यकीन है कि जितने जुल्म तू यहाँ झेल रही है उससे कहीं ज्यादा खुशियां तुझे तेरे ससुराल में मिलेंगी। मुझे भी। स्वाति बड़ी ही साफ दिल की भोली भाली सी लड़की थी। इतने अत्याचारों के बाद भी वो खुशियों का सवेरा आने की उम्मीद को कभी नहीं छोड़ती थी। अपनी माँ के कहने पर स्वाति तैयार हो गई और कुछ ही देर में लड़के वाले उसे देखने आ गए। स्वाति बेटा, जा अपने ससुराल वालों के लिए पानी लेकर आ। बहन, क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? सारे काम बेचारी बच्ची को ही करने पड़ रहे हैं। स्वाति की होने वाली सास की बात सुनकर बस स्वाति की माँ चुप हो गई।
क्योंकि उसकी दोनों बहुएं उस समय टेंशन फ्री होकर अपने अपने कमरों में सो रही थी। उन्हें स्वाति के रिश्ते वालों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद स्वाति खुद ही सारी तैयारियां करके अपने ससुराल वालों के लिए चाय और नाश्ता ले आई। शुक्रिया बेटा। बहन, मुझे तुम्हारी बेटी का चरित्र बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से हाँ है। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और स्वाति का रिश्ता उस परिवार में पक्का हो गया। उस दिन स्वाति और उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जब उसकी भाभियों को ये खबर लगी तो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा। बहुत जल्द मेरी कोयल इस अंगना से उड़ जाएगी। ऐसे ही देखते दिन बीत गए और स्वाति की शादी हो गई। शादी के बाद स्वाति अपने पति रॉबिन के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। रॉबिन जी, ये लीजिए आपके ऑफिस के कपड़े। अरे नहीं स्वाति, आज मुझे इनकी जरूरत नहीं है। क्यों, आप ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, और तुम भी अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहता हूँ। स्वाति रॉबिन की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर वो दोनों तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चले गए। चलो स्वाति, कुछ खाते हैं। ठीक है। रॉबिन स्वाति का हाथ पकड़कर उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया और उन्होंने वहां काफी कुछ खा पी कर एंजॉय किया। पूरा दिन घूम फिर कर स्वाति और रॉबिन घर लौटे। इसी तरह से स्वाति की जिंदगी चल रही थी। वो जितने गम अपने मायके से झेल कर आई थी, उतनी ही खुशियां उसे उसके ससुराल में मिल रही थीं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन स्वाति को खबर लगी कि उसके बड़े भाई आलोक का कार से एक्सीडेंट हो गया है। सुनिए रॉबिन जी, मेरे भाई का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जल्दी से उनके पास ले चलिए। रॉबिन और स्वाति जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, जहां आलोक को भर्ती किया हुआ था। उसकी हालत सीरियस थी, क्योंकि आलोक का एक्सीडेंट में बहुत सारा खून बह चुका था। वो बस अधमरा सा बेड पर लेटा हुआ था और किरण वहीं पर बैठी बहुत ज्यादा रो रही थी। ये क्या हो गया भैया? स्वाति भी अपने भाई का हाथ पकड़कर रोने लगी। सभी रो ही रहे थे और कुछ ही देर में आलोक ने अपना दम तोड़ दिया। सभी बहुत ज्यादा रोए और किरण तो गम में मूर्छित ही हो गई थी। अब आलोक की मौत हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। स्वाति अपने मायके में ही थी कि एक दिन रॉबिन उससे मिलने आया। स्वाति चलो, अब माँ भी तुम्हें बुला रही है। सभी एक कमरे में ही बैठे हुए थे। किरण अपने पति को याद करके रो रही थी कि तभी उसकी नजर रॉबिन पर पड़ी। उसे देखते ही किरण के मन में लड्डू फूटने लगे और एक ही पल के अंदर अंदर वो अपने पति के बारे में बिल्कुल भूल गई। अरे अरे रॉबिन जी, इतनी जल्दी भी क्या है, आराम से चले जाना। नहीं भाभी, वो माँ घर पर अकेली हैं। अरे तो होने दो अकेला, कभी कभी अकेलापन भी अच्छा लगता है। अब भाभी इतना रोक रही हैं तो आज और रुक जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रॉबिन ऐसे बोलकर घर की छत पर आ गया। उसको छत पर जाते देख किरण भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने जरा छत पर कुछ कपड़े सूखने को डाले थे। किरण रॉबिन के पीछे पीछे छत पर चली गई। रॉबिन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि तभी कपड़े उतारते उतारते किरण जानबूझकर चक्कर आने की एक्टिंग करने लगी। अरे अरे किरण जी। ओह, आपका शुक्रिया रॉबिन। किरण ने रॉबिन के हाथ को छुआ और मुस्कुराती हुई उसके पास से नीचे आ गई। रॉबिन को कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसे ही किरण रॉबिन के पास जाने के मौके ढूंढ रही थी। वो कभी खुद उसके करीब जाती तो कभी उसे अपने पास बुला लेती। बहुत दिन हो गए, आज मैं खाना बनाऊंगी। किरण को पति के गम से उभरते देख सभी खुश थे, इसीलिए उन्होंने उसे मना नहीं किया। किरण आटा मसल रही थी कि तभी वहां रॉबिन आ गया। उसे देखते ही, अरे रॉबिन जी, ये मेरी साड़ी का पल्लू मुझे बड़ा सता रहा है, इसे जरा आप मेरी कमर में दबा दो। पर भाभी। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, कम ऑन, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आप ज्यादा मासूम मत बनो। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगे। तुम उस काली को छोड़कर मेरे हमसफर क्यों नहीं बन जाते हो? किरण रॉबिन का चेहरा देखने लगी। रॉबिन ने कुछ देर सोचा और वो भी मुस्कुराकर बोला, श्योर। फिर क्या था, उसी दिन से उन दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था। वो दोनों रोजाना रातों को छिप छिप कर मिलते थे। रॉबिन खिड़कियों से कूद कूद कर किरण से मिलने आता था और जब घर में कोई नहीं होता था तो वो खूब मजे किया करते थे। बेबी, कल हम मूवी देखने चलेंगे। श्योर। इसी तरह से सिलसिला जारी था। एक दिन स्वाति अपने मायके ही आई हुई थी कि तभी उसने अपनी भाभी और पति को एक साथ छिपकर छत पर जाते हुए देखा। स्वाति भी उन्हें देखकर उनके पीछे पीछे ही चली गई। किरण, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस सफेद रंग से आजाद कर दूंगा। मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरूंगी। दोनों ही ये बातें आंखों में आंखें और हाथों में हाथ डालकर बोल रहे थे।
स्वाति को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेज आवाज में बोली, रॉबिन जी। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी। और भाभी, आपने तो और भी महान काम किया है। अभी तो भैया को गए हुए 1 बरस भी नहीं बीता और आपने दूसरे मर्दों पर डोरे डालना भी शुरू कर दिया। छी, लेकिन मैं आपकी जिंदगी के बीच में नहीं आऊंगी। शायद मेरे नसीब में किसी का सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। आपको आपकी नई जिंदगी मुबारक हो। स्वाति ऐसे बोलकर जाने लगी। रॉबिन स्वाति से सच्चा प्यार करता था, इसीलिए शब्द उसके दिल को चीर गए और रॉबिन स्वाति को गले लगाकर बोला, कहीं मत जाओ स्वाति, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं किरण भाभी की बातों में आकर बहक गया था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। स्वाति अपने पति की बात सुनकर रोने लगी और उन दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन ये सब कुछ देखकर बेशरम किरण के आग लग गई और वो रॉबिन को अपनी तरफ खींचकर बोली, रॉबिन सिर्फ मेरा है। दूर हटो मुझसे और आइंदा कभी भी मुझे बातों में लेने की कोशिश मत करना। मैं सिर्फ मेरी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। देखा भाभी, आपने अपनी बुरी नीयत का नतीजा। अब आपको ऊपर से भैया भी देखकर क्या सोच रहे होंगे। आप मेरा घर बिगाड़ने चली थी। देखिए, आपका ही चरित्र खराब हो गया। स्वाति ने किरण को बहुत बातें सुनाई, लेकिन उसे उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ। स्वाति और रॉबिन घर लौट आए। उस दिन के बाद से स्वाति ने अपने मायके में ही आना जाना बंद कर दिया। अब रॉबिन भी किरण को पूरी तरह भुला चुका था और स्वाति अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी।